आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th क्लास की SST कोर्स में हमारा पर्यावरण जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है पर्यावरण। इस चैप्टर में हम पर्यावरण और उसके प्रमुख घटकों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ एक स्टोरी से शुरू होता है कि एक लड़का है रवि, जो काफ़ी लंबे समय बाद स्कूल जा रहा है और वो रास्ते में देखता है कि उनके रास्ते में, स्कूल के रास्ते में खेल का मैदान था जिसको उजाड़ दिया गया है और वहाँ पर कोई बिल्डिंग बनने वाली है। तो रवि जब ये सब देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने क्लासमेट्स को भी ये सब बातें बताता है। और जब वो स्कूल में पहुँचता है तो उनके जो प्रिंसिपल सर हैं, जो हेडमास्टर हैं स्कूल के, वो भी बड़ी ही उदासी से कहते हैं कि देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। और जब रवि अपनी कक्षा में पहुंचता है, अपनी क्लासरूम में पहुंचता है, तो वो अपने टीचर से पूछता है कि पर्यावरण क्या है। तब उसके टीचर उसको जवाब देते हैं, उसके शिक्षक जवाब देते हैं कि तुम अपने आसपास जो भी कुछ देखते हो वो सब क्या है, वो सब पर्यावरण है। तो मतलब रवि कहता है, इसका मतलब जो स्कूल की बिल्डिंग है, ये मेज़, ये कुर्सियाँ, ये मैदान, सड़क, ये डस्टबिन में पड़ा हुआ कूड़ा, मेरे फ्रेंड्स, क्या ये सभी पर्यावरण के अंग हैं? तो उसके शिक्षक कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये सब पर्यावरण का हिस्सा है। और टीचर फिर उसे समझाते हैं प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण में अंतर बताते हैं कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक प्राकृतिक द्वारा निर्मित और एक मानव द्वारा निर्मित। तो इस तरह से आप भी इस भेद को समझिए। कुछ चीज़ें हमारे आसपास ऐसी हैं जो प्रकृति ने बनाई हैं और बाकी की चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान ने बनाया है। जैसे स्कूल की बिल्डिंग है, वो किसने बनाई है? वो इंसान ने बनाई है। लेकिन जो मिट्टी है वो किसकी दी हुई है? प्रकृति की दी हुई है। ये नदियाँ, ये झरने, ये पहाड़, ये प्रकृति की देन है। जो बिल्डिंग्स बनाई हैं, जो रोड बनाए हैं, जो कम्युनिटी पार्क बनाए हैं, ये सब किसने बनाए हैं? ये इंसान ने बनाए हैं। तो पर्यावरण के दो घटक हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात। पर्यावरण के दो घटक हैं, इस चित्र से समझिए ध्यान से। पर्यावरण के दो घटक हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरे मानव निर्मित। इस उदाहरण से, इस चित्र से समझिए कौन कौन से हैं वो। प्राकृतिक तो क्या है? वायुमंडल, जो हमारे ऊपर जो एक हवा का जो एक चादर ओढ़ी हुई है हमारी धरती ने, वो वायुमंडल है। जलमंडल, स्थलमंडल, ये प्रकृति की दी हुई हैं। और जितने भी जीव जंतु हैं, जैव मंडल है, वो सब कैसे हैं? कौन से पर्यावरण के घटक हैं? वो प्राकृतिक या नेचुरल एनवायरनमेंट के वो घटक हैं। जबकि जो मैन मेड हैं वो क्या है? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, जो इंडस्ट्री लगाई है हमने, जो हमने स्मारक बनाए हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, जो भी देश की राजनीतिक, और फिर इसके अतिरिक्त भी मानव जो है कुछ स्थितियों का निर्माण करता है। जैसे कुछ हम शैक्षिक प्रक्रियाएं चलाते हैं, कुछ आर्थिक उद्योग चलाते हैं, आर्थिक काम धंधे करते हैं, राजनीतिक स्थिति होती, ये सब स्थितियां भी मानव निर्मित होती हैं। कहने का अर्थ ये है कि पर्यावरण के घटक मुख्य तौर पर क्या है? प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने बनाए हैं और मानव निर्मित मतलब जो मानव ने बनाए हैं। तो ये चीज़ें भी प्रकृति से दी हुई चीज़ों की ही बनी हुई, लेकिन इनको, इनके जो अब की फॉर्म है, जो प्रेजेंट फॉर्म है इनकी, वो किसने बनाई है? वो इंसान ने बनाई है। उद्योग में काम आने वाली सारी चीज़ें वैसे तो प्रकृति ने ही दी हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज़ कौन कर रहा है? यहाँ पर इंसान कर रहा है। बिल्डिंग में जो भी चीज़ें लग रही हैं वो प्रकृति की ही दी हुई हैं, लेकिन उनकी ईंटें इंसान ने बनाई हैं, फिर उसकी बिल्डिंग इंसान ने बनाई है, चूना पत्थर सब इंसान ने इकट्ठा किया है और उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जीवीय और अजीवीय में क्या फ़र्क होता है। जीवीय मतलब बायोटिक, अजीवीय मतलब अबायोटिक। जीवीय मतलब जीवीय मतलब जो जीव से बना है। जीवीय मतलब जिसमें लाइफ है, जो क्या कर सकता है?
जो सांस ले सकता है, जो इंसानों की, जो एक जीव की, एक सजीव की जो प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो सारी कर सकता है, वो होते हैं जीवीय, जिसमें कौन होते हैं? सभी जीवित प्राणी, जीव जंतु और साथ में पादप। पादप मतलब सभी तरह के पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ। और दूसरे कौन से होते हैं? प्राकृतिक में ही अजीवीय। ये प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके दो मुख्य भाग हैं, जीवीय और अजीवीय। और अजीवीय कौन से हैं? अजीवीय मतलब जो कि सांस नहीं ले सकते, जो इंसान की तरह, जीवों की तरह, सजीवों की तरह आपस में प्रक्रियाएं नहीं करते, अंतःक्रिया नहीं करते, वो कौन से होते हैं? अजीवीय या अबायोटिक। जैसे कि स्थल मतलब जैसे कि मिट्टी, क्रस्ट, जो पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो इन सब बातों से आपको अब तक क्या समझ में आया है कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक प्राकृतिक और एक ह्यूमन मेड, मैन मेड होते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे प्राकृतिक पर्यावरण को थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है, इसको एक बार समझेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होता है, फिर प्राकृतिक पर्यावरण के भी इस चित्र से आप समझेंगे कि कुछ अनेक भाग होते हैं, जिसमें होता है जलमंडल, जिसमें होता है वायुमंडल, जिसमें होता है स्थलमंडल और जिसमें होता है जैवमंडल। अब इनको डिटेल में चारों को अलग अलग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आपने ये सब पढ़ा भी है। सबसे पहले स्थल मंडल को शुरू करते हैं। पृथ्वी की जो ठोस परपटी होती है, जो कठोर भाग होता है ऊपर वाला, उसको कहते हैं स्थल मंडल। उसमें क्या क्या होता है? उसमें चट्टानें, खनिज, ये सब मिट्टी की जो पतली परत से ढका होता है, वो सब हिस्सा क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। उसमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, ये जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं वो सब इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थान प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। और जो स्थल मंडल है उससे हमें बहुत सारे खनिजों की भी प्राप्ति होती है। इसके नीचे फिर हमें बताया गया है जलमंडल के बारे में। जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम जल के क्षेत्र को कहते हैं जलमंडल। और यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना पानी के, बिना जल के तो कोई भी क्रिया हो ही नहीं सकती इस पृथ्वी पर। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई फिर जो वायु की पतली परत होती है उसको कहते हैं हम वायुमंडल। और जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी ने इस वायुमंडल को अपने चारों ओर थामे रखा है। अगर पृथ्वी पर ये फोर्स ना हो तो वायुमंडल जो है वो यहाँ पर रहेगा ही नहीं। वो केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही है जिसने इस वायुमंडल को पृथ्वी के चारों ओर ऐसे रोक के रखा है। और जो वायुमंडल है वो क्या करता है? वो सूर्य की बहुत तेज़ और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगर वायुमंडल ना हो तो हम सूरज के ताप से जल जाएंगे। उसकी इतनी गर्मी होती है, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं जो, वो नहीं तो हमें जला देंगी। इसी प्रकार फिर आगे हमें बताया गया है कि फिर जैवमंडल है। जैवमंडल क्या होता है कि आपस में फिर जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल आपस में जब सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जब ये आपस में मिलकर लाइफ को बनाते हैं, सजीवों का निर्माण करते हैं, आपस में जो भी अंतःक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं जैवमंडल। फिर आगे बताया गया है आपको पारितंत्र क्या है। पारितंत्र होता है एक ऐसा तंत्र जिसमें सभी जीव और जो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। उनके बीच के इसी संबंध को हम कहते हैं पारितंत्र। जैसे फिर यहाँ उदाहरण से समझाया गया है। कुछ बच्चे अपने अपने जगह का उदाहरण देंगे। जैसे जैसलमेर का एक बच्चा है, वो बताता है कि हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती है, तो वहाँ केवल दूर दूर तक क्या है, कीकर और रेत ही हैं। तो रवि फिर बताता है कि वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। मतलब वहाँ के पारितंत्र का हिस्सा क्या है? बारिश का ना होना, हवा में नमी का ना होना, गर्मी ज़्यादा होना। फिर वहाँ किस तरह की वेजिटेशन मिलती है आपको? वहाँ पर कीकर जैसे कंटीले पेड़ मिलते हैं। और वहाँ की धरती कैसी है, स्थल कैसा है, वो रेतीला है। और वहाँ पर ऊँट जैसे जीव मिलते हैं जिनको पानी की आवश्यकता कम है। कहने का मतलब ये है कि पारितंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार, प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार ही वहाँ पर जीवन भी होता है। जैसे एक चित्र दिखाया गया है, ये एक तालाब का चित्र है। इस तालाब का पारितंत्र यहाँ पर दिखाया है। देखिए यहाँ पर पानी है, खूब अच्छा साफ़ सुथरा पानी है। तो यहाँ पर ये बतखें जो हैं वो उसमें हैं, इसमें कमल के फूल खिले हुए हैं।
यहाँ पर घास उगी हुई है, यहाँ पर हिरण चर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, गाय चर रही है। इस तरह से ये एक पूरा पारितंत्र का निर्माण कर रहा है। ये इस तरह की भौगोलिक अवस्था, यहाँ पर ये सभी जीव आपस में पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। इसी को हम कहते हैं पारितंत्र। आगे है फिर मानवीय पर्यावरण के मानवीय पर्यावरण क्या होता है। यहाँ पर हम बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय पद्धति। मानव अपने पर्यावरण के साथ साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। इंसान जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों में बदलाव करता है। उसको अगर सड़क बनाने की ज़रूरत होगी कहीं आने जाने के लिए तो बनाएगा पहाड़ को तोड़कर। अगर कहीं बर्फ़ गिरी हुई है और उसे जाना है तो उस बर्फ़ को वहाँ से हटाएगा। इंसान सुरंग बनाता है, इंसान बिजली का निर्माण करने के लिए डैम्स बनाता है, पानी को स्टोर करने के लिए डैम्स बनाता है, व्यापार करने के लिए वो ज़मीन को साफ़ करता है, लकड़ियों को काटता है, अपना पेट भरने के लिए फसल उगाता है, अपने पशु पालता है। तो ये सब क्या है, मानवीय पर्यावरण का हिस्सा है। इसी में आगे आपको बताया गया है वस्तु विनिमय पद्धति के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बार्टर सिस्टम। कि इंसान ने धीरे धीरे ये सब काम करना सीखा, अपने पर्यावरण को अपने अनुकूल ढालना सीखा, उसमें बदलाव करना सीखा और उसने वस्तु विनिमय पद्धति का भी विकास किया। वस्तु विनिमय पद्धति होता है कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ को दे देना। मान लीजिए मेरे पास, मैं चने की खेती करती हूँ और आप गेहूँ की खेती करते हो, तो मैं आपको चने दे दूँ और आप बदले में मुझे गेहूँ दे दो। ठीक है, इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। कि एक चीज़ के बदले में किसी दूसरे को दूसरी चीज़ को दे देना जो दूसरे के पास उपलब्ध है। इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय पद्धति। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग बच्चों ने उदाहरण दिया है, वो सब अपने अपने स्थान की बातें करते हैं और आखिर में चैप्टर इस नोट पर ख़त्म होता है कि एक लड़की है मिज़ोरम की और वो बताती है कि उनके वहाँ का जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है और वो उन सभी बच्चों को वहाँ आने के लिए निमंत्रित करती है। उनके टीचर भी कहते हैं कि वो छुट्टियों में जब भी कहीं जाएँ तो वो अपना क्रियाकलाप करें, क्या करें कि वो वहाँ के चित्र बनाएं, भूदृश्यों के बारे में, घरों और लोगों के बारे में। तो आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, आपने पर्यावरण के बारे में पढ़ा, आपने पर्यावरण के घटक पढ़े कि वो प्राकृतिक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं और मानवीय पर्यावरण क्या होता है आपने ये भी सीखा। आपने सीखा पारितंत्र क्या होता है, आपने स्थल मंडल, जैवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बारे में पढ़ा और आपने बार्टर सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा जाना। थैंक यू, दैट वाज ऑल।